हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। और इसको डिस्कस करने का मेन रीज़न ये भी है कि मार्केट में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इसके आईपीओ के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर परेशान भी है कि इसके आईपीओ में लगाया जाए या ना लगाया जाए या फिर क्या किया जाए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर ये मेरा एक ड्यूटी भी बनता है कि आपको इसके बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज दिया जाए कि उसके बाद आप अपने हिसाब से इसके बारे में एक अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन ले सके और कोई सा भी गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बच सके। तो सबसे पहले अगर हम इसके बजाज ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो बजाज ग्रुप होल्डिंग इन 0.43% स्टेक है। बजाज ऑटो में, बजाज फिंसर्व में 39.16% है और महाराष्ट्र स्कूटर में 51% है। नोट करना, महाराष्ट्र स्कूटर ये कोई स्कूटर बेचने वाली कंपनी नहीं है, ये भी एक होल्डिंग कंपनी ही है। और जो कि है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका आईपीओ आने वाला है, उसका 100% स्टेक बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास है। और अगर हम इसके आईपीओ के बारे में देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ टोटल 6,560 करोड़ ये लोग मार्केट से उठाने वाले हैं। और इसमें फर्दर अगर हम देखें तो द इशू इज ए कम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 15.86 करोड़ शेयर्स एग्रीगेटिंग टू 3,560 करोड़, यानी कि 15.86 करोड़ शेयर्स जो कि फ्रेश इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और जो इससे 3,560 करोड़ जो आएगा वो सीधा सीधा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है उसमें ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। और बाकी जो इसका एन ऑफर फॉर शेयर ऑफ 42.86 करोड़ शेयर्स एग्रीगेटिंग टू 3,000 करोड़, यानी कि 42.86 करोड़ शेयर्स ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये लोग बेचने वाले हैं, जिसका वैल्यू होने वाला है 3,000 करोड़। यानी कि बजाज, अगर हम देखें तो जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, इसके अगर हम नेट क्वार्टर में जो सितंबर जब इनका क्वार्टर आएगा तो उसमें आप साफ साफ अदर इनकम में 3,000 करोड़ यहाँ पे देख पाएंगे। फर्दर इसके आईपीओ में अगर हम देखें तो इसका जो आईपीओ है उसका सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट आने वाला है तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर 2024 तक। और जो इसका आईपीओ का प्राइस है पर शेयर वो है 66 टू 70 रुपीज़ पर शेयर। और मिनिमम लॉट साइज है 214 शेयर्स और जिसका वैल्यू रहता है 14,980 रुपीज़। और इसके मल्टीपल में ही आप खरीद सकते हैं, यानी कि 14,980, उसके मल्टीपल में 30,000, उसके बाद 45,000 एंड सो ऑन। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका ये आईपीओ आखिर लॉन्च किया ही क्यों जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि आरबीआई का एक गाइडेंस आया था 2021 में एनबीएफसी यूएल के कैटेगरी के अंदर, जिसमें मैंडेटरी 3 इयर्स के अंदर उनको लिस्ट करना पड़ा। तो आप ये देख सकते हैं, according to Reserve Bank of India, non-banking financial companies NBFCs that are identified as upper layer NBFCs, NBFC UL जिसे कहते हैं, must be listed within 3 years of their designation. This is due to the more stringent regulatory framework that applies to these NBFCs, which is similar to the that of the banks. The RBI introduced a scale-based regulator framework for NBFC in October 2021, which classified NBFCs into four layers based on their size, capacity and perceived weakness: base layer, middle layer, upper layer and top layer। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 में ये फ्रेमवर्क लाया गया था और 2022 में इसका सबसे पहला लिस्ट आया था। आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000, ये देख सकते हैं 2021 अक्टूबर का फ्रेमवर्क है। और ये है डेट 30 सितंबर 2022 को ये पब्लिश किया। तो इसमें आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम है, नॉन डिपॉजिट बैंकिंग एचएफसी यानी कि एनबीएफसी। तो एनबीएफसी जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है तो मैंडेटरी इसको लिस्ट करना था। तो बाकी आप देख सकते हैं ये एलबी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये ऑलरेडी लिस्टेड है, तो इसमें कोई लिस्ट करने का बनता नहीं है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये भी लिस्टेड है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये भी लिस्टेड ही है, और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम आया था इसमें। लेकिन अगर आप देखें तो ये मिंट का एक न्यूज़ पब्लिकेशन है
26 अगस्त 2024 को पब्लिश किया था। तो इसमें क्या किया है, द रिपेमेंट ऑफ 20,000 करोड़ मार्क्स एंड सब्सटेंशियल रिडक्शन इन टाटा सन्स लाइबिलिटीज, लिविंग ओनली 363 करोड़ इन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड प्रीफर्ड शेयर्स. Additionally, Tata Sons deposited 405 crore with the State Bank of India and provided an undertaking to the RBI as a part of surrendering its resignation certificate. यानी कि जो टाटा सन्स कंपनी है, जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तो आप क्या करना, आप स्क्रीनर डॉट इन में आप TCS सिंपली टाइप कीजिएगा। अगर उसमें आप इन्वेस्टर में जाए और इसके प्रोमोटर में दिखे तो आपको दिखेगा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास 71.74% शेयर होल्डिंग है टाटा TCS में। तो ये जो टाटा सन्स है, ये वही कंपनी है। तो 20,000 करोड़ का जो इन लोगों ने अपना लाइबिलिटीज़ को रिपे किया है, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि हावेवर आफ्टर आप देख सकते हैं, आफ्टर सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग इट्स प्रोमोटर रिस्क प्रोफाइल थ्रू डेप्थ रिपेमेंट, टाटा सन्स इज नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड टू लिस्ट इट्स स्टॉक एंड हैज ऑफर्ड टू सरेंडर इट्स सर्टिफिकेट ऑफ रेजिग्नेशन टू द RBI. और ये है, टाटा सन्स तो बच गया, लेकिन हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये नहीं बच पाया। तो ये तो NBFC कंपनी है, कैसे चलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके फाइनेंशियल के बारे में देखें तो ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, ये बजाज ग्रुप का कंपनी है। और बजाज ग्रुप के जितने भी कंपनीज है, जो भी बजाज ऑटो लीजिए, बजाज फाइनेंस लीजिए, बजाज फिनसर्व लीजिए, सभी सुपर कंपनी है। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आप डाउट करना, ये गलत बात होगा। मैनेजमेंट एकदम सुपर है। और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके भी अगर हम देखें तो मार्च 2020 में इसका जो रेवेन्यू था 32,646 करोड़ था, वो मार्च 2024 तक 4,617 करोड़, यानी कि लगभग 2.5 टाइम्स बढ़ चुका है। यानी कि 1 2 3 4 4 साल में 2.5 टाइम्स। और जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो 567 करोड़ था 2020 में, वो बढ़कर 2,161 करोड़ हो चुका है 2024 में, यानी कि 4 टाइम्स। तो बिजनेस वाइज तो अमेजिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी अमेजिंग है। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वो तो एक अमेजिंग है। तो क्या होता है कि इसका जो IPO है, तो अगर हम देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो रिजर्व है, वो 6,900 है। जो कि अगर हम देखें पेयर HUDCO, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इन सभी से कम है। और अगर हम देखें नेट प्रॉफिट 2012 मंथ्स का, तो उसमें आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी 1,700 करोड़ है, कंपेरेटिवली HUDCO का 2,282 करोड़, सॉरी 28 करोड़, LIC हाउसिंग फाइनेंस का 4,749 करोड़। यानी कि रिजर्व्स इनके कंपेरेटिवली रिलेटिवली कम है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी नेट प्रॉफिट भी 12 मंथ्स का इनसे इनसे कम है। लेकिन फिर भी इसके अमेजिंग मैनेजमेंट और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, 58,297 करोड़। और HUDCO से भी ये 8,000 करोड़ ज़्यादा है। तो ये IPO सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। हायर वैल्यूएशन भी मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक सुपर कंपनी है। और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो इन लोगों ने अपना जो रेवेन्यू और प्रॉफिट स्केल इंक्रीज़ किया है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी ठीक-ठाक ही है। लेकिन अगर हम इसके फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में देखें, तो जो इसका जो शेयर प्राइस है, वो जो भी इसमें IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से कि ये IPO का प्राइस 2 टाइम्स 3 टाइम्स होने वाला है। तो लेट मी टेल यू, जो अगर ये 2x भी हो जाएगा, तो इसका मार्केट कैप हो जाएगा लगभग 1,16,000, जिसके हिसाब से इसका PE बचेगा अबव 67 के आसपास हो जाएगा। तो काफ़ी हायर वैल्यूएशन के हिसाब से आ जाएगा। और अगर ये क्वार्टरली प्रॉफिट ये अगर मेंटेन ना कर पाए, तो ये शेयर प्राइस नीचे भी आ सकता है। अगर हम देखें 2023 से लेकर मार्च जून, उसके बाद मार्च जून 2024 में भी देखें, तो प्रॉफिट, जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी उतना खास आया नहीं है। मैं कहना चाहूँगा 200 करोड़, 200 करोड़ का है, लगभग 50% का है, तो सही है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में देखें, तो शेयर प्राइस 100 टाइम्स तो होने पे तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो जाएगा। और 50%, अगर हम इसका 50% भी अगर इंक्रीमेंट हो जाएगा इसका शेयर प्राइस, तो भी एक हायर वैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो अगर हम सीधा-सीधा देख पाए, तो
जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आईपीओ बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। नो डाउट कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ये लिमिटेशन है कि ये 1x तो बिल्कुल नहीं, 2 टाइम्स तो नहीं होने वाला है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाएगा, और 50% भी होगा तो भी ये सस्टेन उतना कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस में उतना नहीं आया, तो ये लॉन्ग कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो मेनली 20% 30% तक भी जा सकता है। है फिर से ये स्टॉक मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, जिस तरीके का हाइप बनाया गया है न्यूज़ चैनल में, तो उसके हिसाब से ये जा भी सकता है, उसका कुछ कह नहीं सकते। और अगर हम इसके पीयर में भी देखें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का भी कुछ खास आया नहीं है, तो देख सकते हैं 2020 में, तो उसके बाद देख सकते हैं कुछ खास आया नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें एलआईसी में भी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया है, लेकिन एचयूडीसीयू का भी उतना खास आया नहीं है। और जिन लोगों का हालाँकि मैंने कहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, वो इसका जो पेरेंट कंपनी है, तो अगर आप इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो आप सीधा-सीधा बजाज फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इसका 100% स्टेक है, तो कोई कोई दोनों एक ही बात है, और इसके क्वार्टरली प्रॉफिट में भी सीधा-सीधा 3000 करोड़ का प्रॉफिट आने वाला है, तो अमेज़िंग है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इसका मार्केट कैप है वो डेफ़िनेटली सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, लगभग ठीक-ठाक ही है, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं, 20-30% तक जा सकता है बेसिकली, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि समन कैपिटल है। इसका आप देख सकते हैं, तो इसका प्राइस तो बिग बुक वैल्यू अगर हम देखें पीयर कंपैरिज़न में, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये भी हाउसिंग फाइनेंस से प्रोवाइड करते हैं, तो इसका बुक वैल्यू सबसे लोवेस्ट है। यानी कि सीधा-सीधा अगर हम बुक वैल्यू तक भी जाए, तो सीधा-सीधा तो 40% यहाँ तक ही जाएगा, और अगर हम क्वार्टरली स्टेटमेंट में भी जाए, तो इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट में भी इसका इंक्रीमेंट भी आया है, अगर हम देखें तो समन कैपिटल में अगर हम देख सकते हैं, जून क्वार्टर इससे ज़्यादा है, मार्च क्वार्टर 2024 का वो भी ज़्यादा है। तो ये भी ये भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, और आप वैल्यूएशन देखिए ना एक बार, इतना सस्ता वैल्यूएशन है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन बचा है इसका समन कैपिटल के बारे में, जो कि मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वीडियो में काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसके हिसाब से मैं बाद में अपडेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो यही था गाइस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने आपके लिए ऐसा वीडियो बस बनाता रहता हूँ, और यही था गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।